गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट को लेकर आए हैं, पार्ट 4, जिसमें हम मैक्स वेबर के बारे में जानने वाले हैं कि मैक्स वेबर किस तरह के इंसान थे और किस तरीके से उन्होंने सोशल साइंस के बारे में और सोशोलॉजी के बारे में बताया है। लेकिन उससे पहले हम अब तक के अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जाना कि कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स ने सोशोलॉजी को किस तरीके से रखा है। कार्ल मार्क्स ने कहीं ना कहीं ये देखा है कि किस तरीके से चीज़ों में बदलाव हुआ है, किस तरीके से पहले आपका फ्यूडलिज्म था, उससे पहले आपकी दास प्रथा थी और उसके बाद कैपिटलिज्म आया। तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट के वर्जन को दिखाया था और उनके डोमेन ग्रुपों को दिखाया था। एक तरीके से इंडिविजुअल ग्रुपों के कारण, समुदायों के कारण होने वाले बदलाव को समाज में दिग्दर्शित करने की कोशिश की थी। दूसरे तौर पर हम एमिली ड्रेंकहेम के बारे में बात करते हैं। एमिली ड्रेंकहेम ने इंडिविजुअल एक पर्सन को लेकर चलते हुए उसके रूप में व्याख्या करने की कोशिश की थी, जहाँ पर हम कई बार उन्हें गलत भी देखते हैं कुछ जगहों पर, लेकिन फिर भी उनकी व्याख्यात्मक अध्ययन को या फिर उनके थीसिस को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद आते हैं हम मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर के बारे में हम एक बार नॉर्मल रूप से देख चुके थे कि वे किस तरह के इंसान रहे हैं और उनके समाज के बारे में, अध्ययन के बारे में भी हमने जाना था। अब जानते हैं मैक्स वेबर किस तरह के इंसान थे। मैक्स वेबर एक लीडिंग सोशल थिंकर रहे हैं जर्मनी के अपने समय के, और लंबे समय से वे फिजिकल और मेंटली रूप से बीमार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल साइंस को लेकर या सोशोलॉजी को लेकर उनकी जो राइटिंग्स हैं, उसकी लेगेसी अपने आप में अभूतपूर्व रही हैं, या फिर ये कहा जा सकता है विस्तृत रही हैं। इन्होंने जो भी लिखा है वो एक्सटेंसिव रूप में लिखा है और बहुत ही बड़ा भंडार के रूप में यह हमारे पास अपने एक्सटेंसिवली राइटिंग को छोड़कर गए हैं, जहाँ पर हमने मेजर रूप से देखा है कि किस तरीके से ये वेबर प्रोसेस करते हैं रिलेशनशिप को, मॉडर्न सोसाइटी को लेकर, आधुनिक समाज को लेकर चिंतन करते हैं या फिर उस पर थिंकिंग रखते हैं, और उसके रिलेशन को उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वर्ड में। इस चीज़ के बारे में हमने जाना है। मैक्स वेबर के बारे में इंटरप्रेटिव सोशोलॉजी के बारे में जानते हैं कि मैक्स वेबर सोशोलॉजी को लेकर किस तरीके से सोचते हैं। वेबर का कहना है कि सामाजिक विज्ञान एक प्रकार के ऐसे उद्देश्य को लेकर चलता है जहाँ पर सामाजिक क्रियाओं को व्याख्यात्मक सोच के साथ उसका विकास करना होता है, या फिर सीधे तौर पर कहे जाए तो डेवलपमेंट ऑफ इम्परेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशोलॉजिकल एक्शन, कि वह किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग को लेकर इम्परेटिव एक्शन पर विकास के बारे में बात करता है। दी साइंस वाज thus very different from the nature sciences। यह विज्ञान प्रकृति के नियमों से काफ़ी अलग है, प्राकृतिक विज्ञान से अलग है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिंस इज द सेंटर कॉन केयर ऑफ द सोशल साइंस विद द सोशल एक्शन ऑफ द सिंस ह्यूमन एक्शन नेसेसरी इन्वॉल्व सब्जेक्टिव मीनिंग। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यह किस तरीके से सोशल साइंस से जुड़ते हुए ह्यूमन के एक्शन पर बिलोंग करता है और किस तरीके से उसके सब्जेक्टिव मीनिंग को निकालने की कोशिश करता है। द मेथड ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द सोशल साइंस आल्सो हैड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उससे काफ़ी अलग इसके मेथड देखने को मिलते हैं। और वेबर का कहना भी है कि सोशल एक्शन इंक्लूड ऑल ह्यूमन्स बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल, कि सोशल एक्शन जो किए जा रहे हैं मनुष्य द्वारा वे कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल वे को दिखाते हैं। दैट इज द एक्शन टू विच एक्टर्स अट्रैक्ट द ए मीनिंग। कहीं ना कहीं वह दिखाता है कि किस तरीके से एक एक्टर एक मीनिंग को अट्रैक्ट करता है। इट इज द स्टडी सोशल एक्शन द सोशोलॉजिस्ट टास्क वाज द रिकवर फॉर मीनिंग एट्रीब्यूट बाय द एक्टर। और इस तरीके से वह देखता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर वह व्यक्ति उन चीज़ों से जुड़ता है, उनको एक अर्थपूर्ण क्रिया देता है, कैसे एक कर्ता अपने अर्थ से जुड़ते हुए या फिर उस मीनिंग से जुड़ते हुए कार्य करता है। समाज के अंतर्गत यह जो कार्य किया जाता है वह अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं
कि समाज शास्त्रियों के कार्यों को दिखाता है या कर्ता द्वारा किए गए कार्यों को समझने में हमारी मदद करता है, या फिर सब्जेक्ट द्वारा या फिर एक्टर द्वारा किए गए कार्य को इम्प्लीमेंट करने में, हमें समझने में बहुत मदद प्रदान करता है। Sociology was thus a systematic form of the implementing understanding, that is the understanding based on not on feeling for sympathy but feeling for empathy। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम सिंपैथी को लेकर नहीं चलते या फिर हम समानुभूति या अनुभूति को लेकर नहीं चलते, हम साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ अनुभूति के साथ क्या है, या फिर हम इसके अंतर्गत इसकी इम्पैथी को भी लेकर चलते हैं। द इम्पैथिक और इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग वाज सोशियोलॉजिस्ट derive from the exercise enable them to access the subjective meaning of motivation of the social actor। और इस तरीके से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सामाजिक कर्ताओं के रूप में वह किस तरीके से अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है, किस तरीके से लोगों को समझाने की मदद करता है या फिर लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में मदद करता है। इस तरीके से हम जानते हैं कि वेबर वाज अमंग द फर्स्ट टू डिस्कस द स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी that is the social science had to cultivate it। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेबर वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरीके से विशिष्ट रूप से और जटिल रूप से, कॉम्प्लेक्स रूप से और स्पेशल रूप से, दोनों तरीके से समाज शास्त्र को, समाज विज्ञान को अपनाते हुए विश्व में उन मनुष्यों को खोज निकालने की कोशिश की जिनको मूल्य के रूप में, वास्तुनिष्ठ रूप में समझने की कोशिश की जा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस के सब्जेक्टिव रूप में समझते हुए उनके मीनिंग, उनके वैल्यू, उनकी फीलिंग, उनके प्री जजमेंट, उनके आइडियल्स और उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश की जो वे पहले से ही करते हैं। इन द स्टडी दिस वर्ड द सोशल साइंस इनएविटेबल हैड टू डील विद दीज सब्जेक्टिव मीनिंग। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं उन सभी सब्जेक्टिव मीनिंग्स पर चलते हैं जो सोशल साइंस द्वारा या फिर समाज में लोगों द्वारा किए जाते हैं या फिर उनके द्वारा प्रैक्टिस में आते हैं। उन सभी चीज़ों से उसने समझने की कोशिश की। इन द अदर ऑफ द कैप्चर दीज मीनिंग्स हैज डिस्क्राइब देम अकॉर्डिंगली सोशल साइंटिस्ट हैड टू constantly practice empathic understanding by putting themselves immediately in the place of the pupil whose action they were studying। और इसके साथ साथ उस व्यक्ति ने अपने आप के खुद के कैरेक्टर को उन व्यक्ति के कैरेक्टर से रिप्लेस करने की कोशिश की, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें समझने की कोशिश में अपने आप को उस अनुभूति में रखकर देखा, या फिर उस समानुभूति में, या फिर उस एडेप्टिव सिंपैथी और इम्पैथिक नॉलेज में रखने की कोशिश की जहाँ पर वह उनके व्यू को समझने की कोशिश करे, उनके ओपिनियन को समझने की कोशिश करे। और इस तरीके से उसने अध्ययन किया, एक काल्पनिक रूप में उन क्रियाओं का अध्ययन किया जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि उसने उस मौजूदा हालात को समझने की कोशिश की जो उसके व्यक्ति के रहे होंगे। Apart from the empathic understanding, Weber also struggled another methodological tools for doing sociological the ideal type। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वेबर रहे हैं उन्होंने आइडियल टाइप में उन सभी चीज़ों को आइडियोलॉजी के अंतर्गत रखने की कोशिश करी, उन चीज़ों से सीखने की कोशिश की। एक आइडियोलॉजी हो सकती है और एक मैकेनिज्म हो सकता है। उन्होंने मैकेनिज्म को या फिर एक तरीके से कह सकते हैं मेथोडोलॉजी को थोड़ा अलग रखा। उन्होंने मैटर से समझने की कोशिश नहीं की, विचारों से पहले, विचारों से उत्पन्न इंसान को समझने की कोशिश की और उसके द्वारा, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समझते हुए उन्होंने अपने आइडियल्स को रखा। एन आइडियल टाइप ऑफ द लॉजिकली कंसिस्ट ऑफ मॉडल ऑफ ए सोशल फिनोमिना दैट हाईलाइट इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनके आइडियल्स रहे हैं, जो उनके विचार रहे हैं, जो उनके व्यवहार रहा है, उस फिनोमिना को समझते हुए हाईलाइट किया है उन्होंने कि वे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो सकती हैं। बीइंग ए कॉन्सेप्चुअल टूल्स डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, जिसके द्वारा उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की है कि कौन से वे तरीके हो सकते हैं जिससे रिप्रोडक्शन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कौन सी चीज़ें उसी चीज़ को लेकर चलती हैं। आइडियल टाइप में extract some features of the phenomena that are considered to be analytical improvement
एंड इग्नोर और द डाउन प्ले अदर्स। और इस तरीके से वह दिखाते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की, ईमानदारी पूर्व अभिलेखित करने की या अभिप्रेरणा देने की कोशिश उन्होंने की है। दूसरे शब्दों में दूसरे समाजशास्त्रियों के बारे में बात करें तो वे इस वर्णन को सही प्रकार से नहीं परख पाए हैं कि असल में उन्होंने किस हद तक इन चीज़ों को कहने की बात की है। ऑब्जेक्टिवली एन आइडियल टाइप शुड correspondent to reality in the broad sense। और अगर बात करें की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसे बतौर तटस्थ रहते हुए, मतलब कि उन चीज़ों को समझते हुए, उसी पल को समझते हुए या फिर उस व्यक्ति के किरदार को समझते हुए उन बातों को रखने की बात की है और उन चीज़ों को समझते हुए उसमें उन्होंने वर्क किया है। बट इट मेन जॉब इज द असिस्ट एनालिसिस बाय द ब्रीडिंग आउट इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ द कनेक्शन ऑफ द सोशल फिनोमिना बीइंग स्टडी। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक बहुत ही अलग तरह के एनालिसिस रहे हैं जहां पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वे फीचर्स दिखाए हैं जो कनेक्शन रखते हैं उन सभी लोगों से या फिर उन सभी लोगों की अध्ययन से जो साथ में रहे हैं उस फिनोमिना के। एन आइडियल टाइप ऑफ द टू बी जज्ड बाय हाउ हेल्पफुल इट फॉर द एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। और इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहा है ये विचारधारा या ये जजमेंट कर पाना, कितना हेल्पफुल रहा होगा एनालाइज कर पाना, इस चीज़ को समझना जब व्यक्ति उसी व्यक्ति के आधार पर सोचने लगता है जैसा वह व्यक्ति हो सकता है। समाज के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेते हुए उसके ही किरदार में डूबते हुए उस चीज़ को समझ पाना बहुत ही अलग तरह का व्यू हो सकता है। नॉट बाय हाउ एक्यूरेट आर डिटेल्ड एंड डिस्ट्रक्टिव इट प्रूव। और ऐसी स्थिति में ताकि दूसरों के मूल्यों तथा दूसरों के विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ रहे हैं। कहीं ना कहीं में कहा जा सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के किरदार में खुल जाने के बाद उसके बारे में व्याख्या करते हुए वे कहीं ना कहीं सटीक साबित हो जाते हैं और उसके बारे में और भी अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। द आइडियल टाइप ऑफ views of the Weber to analyze the relationship between the ethical of the world religion and the relationship of the social world in the different civilization। और इस तरीके से इन चीज़ों को समझते हुए समाजशास्त्र के साथ साथ वे एक आधारभूत परिकल्पना लेकर चलते हैं, एक तरीके से उन व्यू को लेकर चलते हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ते हुए चलते हैं। वह एक लीगल व्यू लेते हैं जहाँ पर वर्ल्ड रिलीजन को दिखाते हैं और साथ ही उन चीज़ों को जोड़ते हुए चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी डीप इन्फ्लुएंसों के बारे में बताया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उस समय के दौरान। कैपिटलिज्म का यूरोप में यह भी दिखाया है। कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग व्यू को लिया होगा। सबसे पहले उन्होंने नौकरशाही को लिया होगा कि किस तरीके से नौकरशाही रही होगी और किस तरीके से नौकरशाही के बाद वह व्यक्ति वह कैपिटलिज्म चेंज हुआ होगा और वह नौकरशाही से फेडरलिज्म में आया गया होगा। फ्यूडलिज्म के बाद यह चीजें किस तरीके से चेंज हुई होंगी और फ्यूडलिज्म से यह कैपिटलिज्म में आएगी। कैपिटलिज्म के बाद ये सब चीजें चेंज होने के आधार पर होंगी और वह किस तरीके से चेंज हो रही होंगी उन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हुए उन्होंने दिखाया होगा कि ये चीज़ें वर्क करती होंगी और अलग तरीके से कैपिटलिज्म यूरोप में आया होगा। तो कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं एक पूंजीवाद को दर्शाता होगा जहाँ पर एक बड़े सेक्शन को बिल्कुल उसी तरीके से मार्क करने की कोशिश की होगी जैसे कि कार्ल मार्क्स ने दिखाया था। Weber again used the ideal type of the illustrate for third type of authority that is the defined the traditional। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेबर एक नए प्रकार के आइडियल्स को दिखाते हैं जहाँ पर वे तीन विभिन्न प्रकार की सत्ताओं को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहली होती है परंपरागत ट्रेडिशनल व्यू, जिसमें दूसरा होता है आपका क्रिस्मेटिक एंड रिलीजियस लेजल, मतलब कि करिश्माई और कह सकते हैं दूसरे में तर्क संगत वैधानिक रूप जो नॉर्मली लोगों के लीगल रूप में समझ में आता हो। While the source of the traditional authority was custom and prejudice, systematic authority derived from the
डिवाइन सोर्स ऑफ द गिफ्ट एंड ग्लैंस। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें शुरू होती होंगी वह उसका प्रचलन कहीं ना कहीं उस सत्ता से जुड़ा होगा जो पूर्ण रूप से दैविक रही हो या दैविक स्रोतों से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहीं पर रीजनल लीगल रूप से देखा जाए तो इसकी आधारता सत्ता से हो सकती है और उसी आधार पर आधार कानून का भी हो सकता है, जहाँ पर रिलीजन वो रैशनल व्यू कहीं ना कहीं लीगलिटी को दिखाता हो या फिर वैधानिक चीज को दिखाता हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं कानूनी रूप से इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई हो। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है, नौकरशाही उसका प्रतीक हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक प्रकार का उसका बड़ा एग्जाम्पल हो सकती है। आइए जानते हैं व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से इन सब चीज़ों को जोड़ती है, इन सब चीज़ों से किस तरीके से डील करती है और कैसे इन चीज़ों को आगे लेके चलती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इट वाज ए मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज premised on the separation of the public form of domestic world। अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी की, एक साधन हो सकता है जो डोमेस्टिक रूप से लोगों को दुनिया से थोड़ा अलग कर देता है, और इससे हम मीनिंगफुल रूप से ये समझ सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से उस तरह के व्यवहार को दिखाता है जो कुछ खास नियमों पर संचालित होते हैं या शुरू होते हैं। Moreover, as a public institution, bureaucracy restricts the power of the officials in the regard to their responsibility and did not provide absolute power to them। कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उन ऑफिसर्स की, और इन पावरों को बांट देती है। एब्सोल्यूट पावर किसी के पास भी नहीं रहती। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हम उस अथॉरिटी को देखते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ खास प्रकार के हो सकते हैं कि अधिकारियों के क्या क्या कार्य होंगे, फंक्शन ऑफ ऑफिसर्स, इसके अलावा हियरचिकल ऑर्डर्स ऑफ द पोजीशन, पदों को किस तरीके से किस क्रम में बांटा जाएगा, रिलायंस ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट, किस तरीके से लिखित दस्तावेजों पर विश्वास किया जा सकता है, और इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट, किस तरीके से कार्यालय का प्रबंधन किया जाएगा, और कंडक्ट ऑफ ऑफिस, किस तरीके से कार्य को फंक्शन में लाया जाएगा। फंक्शनिंग ऑफ ऑफिस को जानने की कोशिश करते हैं कि अधिकारियों के कार्य क्या हो सकते हैं। कार्यालय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से अलग अलग ऑफिसर्स के अलग अलग सेक्शन बनाए जा सकते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन रखे जा सकते हैं, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि वे किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, किस तरीके से फिक्स रखे जा सकते हैं, उन ऑफिसरों की ड्यूटी को किस तरीके से उन्हें कमांड दी जा सकती है या इशू किया जा सकता है हायर अथॉरिटी द्वारा, किस तरीके से इम्प्लीमेशन दिया जा सकता है, सबऑर्डिनेट किया जा सकता है स्टेबल वे के में, और किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर उन ऑफिसरों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या स्ट्रिक्टली डिलिमिटेड किया जा सकता है उन अथॉरिटियों में जो उनके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ उन ड्यूटियों को के बारे में बताता है कि किस तरीके से उन्हें फुलफिल करने की बात की जा सकती है, किस तरीके से उन क्वेश्चनों को बताया जा सकता है, किस तरीके से क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की जा सकती है जो उन एम्प्लॉयर्स के लिए है। ऑफिशियल पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी आर इंडिपेंडेंट फॉर द इनकम्प्लीट एंड जिदा कंटिन्यू बियॉन्ड द ट्रांसफर ऑफ द ओपिनियन। और साथ ही साथ यह बात करता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत सरकारी पदों में वह किस तरीके से स्वतंत्र होते हुए उनके कार्यकाल को किस प्रकार से बनाए रखने की बात कर सकता है। हियरचिकल ऑर्डर ऑफ द पोजीशन, किस तरीके से उसका कर्म हो सकता है, किस तरीके से उसके का ऑर्डर हो सकता है उन पोजीशनों का जो एक कार्यालय में हो रही है। अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर प्लेस्ड ऑन द ग्रेस्ड हायरार्ची, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसका एक निश्चित क्रम होता है। उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों को या फिर अपर जो ऑफिसर होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं लोअर वंस को, और इस तरीके से एक सोपान चलता रहता है या फिर एक स्कोप चलता रहता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप चलता रहता है जो ऊपर से नीचे तक इन ऑफिसरों को लेते हुए चलता है। रिलायंस ऑफ द रिटर्न डॉक्यूमेंट, किस तरीके से इन लिखित दस्तावेजों पर विश्वसनीयता हो सकती है। इसके मैनेजमेंट के लिए ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से कैरिड किया जाता है जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंतर्गत या तो सभी के सिग्नेचर हो सकते हैं या फिर प्रिजर्व रिकॉर्ड हो सकते हैं पहले से ही, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग ब्यूरोज के अंतर्गत अलग अलग ऑफिसों में हो सकती है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकते हैं, प्राइवेट लाइफ के रूप में हो सकते हैं, जहाँ पर निजी जीवन से
ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के निजी जीवन से अलग हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। किस तरीके से ऑफिशियल मैनेजमेंट को दिखाने की कोशिश की गई होगी उस समय के दौरान। ये कह सकते हैं ऑफिस मैनेजमेंट इज द स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न एक्टिविटी इन द रिक्वायर्ड ट्रेंड एंड स्किल्ड फिनोमिनल या फिर पर्सनल टू कंडक्ट ऑपरेशन। ऐसी स्थिति में यह उन ऑफिसों को दिखाता होगा या फिर उन ऑफिस मैनेजमेंट को दिखाने की कोशिश करता होगा जहाँ पर मॉडर्न रूप से एक्टिविटी की जाती हो या फिर यह कार्यों को प्रशिक्षित करते हुए कुशल कार्य जो बेटर पर्सनल ट्रेंड या स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा ही उन्हें कंडक्ट कराने की कोशिश की जाती हो। इसके अलावा कंडक्ट इन ऑफिस, किस तरीके से कंडक्ट किया जाता होगा ऑफिस को, या फिर कार्यालय का जो आचरण होगा वो किस तरीके से होगा। एन ऑफिशियल एक्टिविटी डिमांड टू फुल टाइम अटेंशन ऑफ द ऑफिशियल इररेस्पेक्टिव। यह कहीं ना कहीं दिखाती होगी कि किस तरीके से एकाग्रता के साथ काम करते हुए ये कर्मचारी बिना किसी तरीके से अपनी सीमाओं को लांघते हुए या फिर अपनी सीमाओं में रहते हुए कार्य करते होंगे और किस तरीके से निजी व्यवहार को अलग रखते होंगे, क्योंकि ये नियम कानूनी रूप से पहचाने जा सकते हैं, इसलिए ये उसके लिए लीगल रूप से रिकॉग्नाइजेशन के अंतर्गत रहते होंगे। किस तरीके से ये सभी अकाउंटेबल रहते होंगे, किस तरीके से ये अकाउंटेबल रहते हुए उन चीज़ों को करते होंगे। तो वह द्वारा नौकरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी के करैक्टरिस्टिक को दर्शाते हुए एक मॉडर्न युग के बारे में बताया गया है, उसके करैक्टरिस्टिक को बताया गया है। कैसे इंडिविजुअल, एक एक्टर, एक करता है या फिर एक व्यक्ति कार्य करता होगा, हिज और हर करता होगा या करती होगी, किस तरह की उसकी स्किल्स हो सकती हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, इन सभी के बारे में वह कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही बताते हैं कि किस तरीके से लीगल डेलिमिनेशन हो सकता है, किस तरीके से कानूनी रूप से उनकी सीमाएं हो सकती हैं या उनकी सत्ताएं हो सकती हैं, जिसमें वे अपनी पावर्स को किस तरीके से सीमित कर सकते हैं, किस तरीके से कर्मचारियों द्वारा कार्य किए जाते होंगे, किस तरीके से वे ऑफिसर्स अकाउंटेबल रहते हुए अपने क्लाइंटों से कार्य करवाते होंगे और किस तरीके से पब्लिक डोमेन के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे इन चीज़ों को पूरा करते होंगे। आइए एक्टिविटी 4 को समझ लेते हैं। That was the extent to do you think the following group are activities involve the exercise of the bureaucracy authority Weber sense। वेबर की सेंस के अनुसार नौकरशाही के अंतर्गत या फिर ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत ये लोग किस तरीके से कार्य करते होंगे। आपकी कक्षा के बच्चे कैसे कार्य करते होंगे, आपके स्कूल के बच्चे कैसे कार्य करते होंगे या स्कूल के लोग कैसे कार्य करते होंगे, आपकी एक फुटबॉल टीम कैसे कार्य कर सकती है, एक पंचायत समिति कैसे कार्य कर सकती है एक गाँव में, और साथ ही साथ एक कोई एक्टर है उसका कोई फैन है वह किस तरीके से वर्क करता है, या फिर एक ग्रुप हो सकता है रेगुलेट कमेटी का जो ट्रेन से जुड़ा हुआ है, ट्रेन अथवा बस में रोजाना सफ़र करने वाले लोग होते हैं, वे किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे पर चर्चा में रखते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा एक गाँव में रहने वाली कमेटी के बारे में, एक जॉइंट फैमिली के बारे में, एक क्रू मेंबर या एक क्रूशिप स्ट्रिप के क्रू के बारे में बात कर सकते हैं। किस तरीके से हम एक क्रिमिनल गैंग के बारे में बात कर सकते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजियस लीडर के फॉलोअर्स के द्वारा बात कर सकते हैं। एक अकाउंट ऑडियंस के रूप में बात कर सकते हैं कि फिल्म के ऑडियंस किस तरीके से सिनेमा हॉल में रहती है और किस तरीके से चीज़ों को चलाती है। अपनी चर्चा के आधार पर आप इन सभी समूहों को नौकरशाही के रूप में पहचानेंगे या फिर समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं ब्यूरोक्रेसी के रूप में, किस तरह से ग्रुप वाइज ये वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरह की इनकी थिंकिंग हो सकती है। साथ ही साथ आप ये पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से इनके पोजीशन और इन पोजीशन अगेंस्ट और इनके साथ डिस्कशन रख सकते हैं कि किस तरीके से ये लिसन करते हैं, लोगों को सुनते हैं, किस तरीके से उनसे सहमत होते हैं और किस तरीके से डिसएग्री होते हैं। इस तरीके से हम जान पाएंगे कि कैसे लोगों ने समाज के बारे में समझा, या फिर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने समाज के बारे में अपने वर्डों को रखा। तो इस तरीके से आप अपनी लास्ट एक्टिविटी कंप्लीट करके लाएंगे जो एक्टिविटी 4 के रूप में है।